गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो प्रीलिम्स बूस्टर का पहला टॉपिक देखते हैं हम आज, जो कि है ट्राइफेड संकल्प से सिद्धि। तो ट्राइफेड जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर आती है, उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया है, संकल्प से सिद्धि विलेज एंड डिजिटल कनेक्ट ड्राइव। तो ट्राइफेड क्या है? बेसिकली ये एक कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि ट्राइबल कम्युनिटी से उनके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और उनका जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है, उसके लिए उनको जो सबसे बेस्ट प्राइस उनको मिल सकता है वो दिलवाने में हेल्प करती है। तो बेसिकली एक मार्केटिंग कोऑपरेटिव है ये ट्राइफेड, जो कि ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंदर आती है वैसे, लेकिन ये ट्राइबल जो हमारी कम्युनिटी है उनको हेल्प करती है। अब ये इनिशिएटिव है क्या? ये 100 डेज़ की ड्राइव है, जिसमें 150 टीम्स, 10 टीम्स होंगी ईच रीजन जो है, और ट्राइफेड के हर रीजन में से 10 टीम्स ऐसी होंगी, और स्टेट इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज़ की, मतलब 10 टीम्स फ्रॉम बोथ ट्राइफेड और स्टेट इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज जो है, उनकी हर 10 टीम्स ऐसी होंगी। टोटल 150 टीम्स होंगी, जो कि 10 विलेजेस ईच में जो है वो विजिट करेंगी। अब ऐसे टोटल कितने हो गए? 10 टीम्स ऐसी 10 विलेजेस में अगर जा रही हैं, तो कितनी होगी? 100 विलेजेस को कवर किया जाएगा, और हर रीजन में, और 1500 विलेजेस जो हैं वो पूरी कंट्री में टोटल ऐसे कवर किए जाएंगे इन द नेक्स्ट 100 डेज। अब क्या करेंगी टीम्स जाके? ये वन धन विकास केंद्र जो है उन विलेजेस में, उनको एक्टिवेट करने की कोशिश करेंगी। ड्राइव का पूरा मोटिव ये है कि वन धन विकास केंद्र जो है वो वहाँ पर एस्टेब्लिश किए जाएँ। इससे क्या होगा कि ट्राइफेड जो है वो MSP फॉर MFP, ये एक स्कीम है, उसके अंदर ये जो है हमारे जो वन धन विकास केंद्र हैं, इनको इनिशिएट किया जाता है, इनको बनाया जाता है, और उसके थ्रू जो है उनकी जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसके लिए सबसे बेस्ट जो उनको दाम मिल सकता है वो दिलवाने में हेल्प किया जाता है। ये स्कीम के अंडर बेसिकली ये पूरा ड्राइव चल रही है कि इस स्कीम के जो बेनिफिट्स हैं वो सारी ट्राइबल कम्युनिटी को पहुंचाए जा सकें। लोकेशंस को आइडेंटिफाई करेगी टीम जाके, और पोटेंशियल VDVKs क्या है? वन धन विकास केंद्र से, कि और हम कहाँ कहाँ पर वन धन विकास केंद्र लगा सकते हैं, इसको भी ये टीम आइडेंटिफाई करेगी। फिर ट्राइबल आर्टिसंस और ग्रुप्स को भी आइडेंटिफाई करेंगी, जो कि सप्लायर्स बन सकते हैं, सो दैट जो ट्राइब्स इंडिया नेटवर्क है उसको भी है जो है वो मैक्सिमम जो मार्केट एक्सेस मिल सके। 200 करोड़ की सेल्स करने का इनका टारगेट है इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स, और जो है जो वन धन विकास केंद्र जो है वो इन 1500 विलेजेस में एक्टिवेट करने का इनका टारगेट है। अब माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या होती है? सेक्शन 2 में जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो है, ये एक्ट के अंदर इसको डिफाइन किया गया है कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या होती है। अब याद रखो, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है वो ऑल नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होती है, ठीक है? नॉन टिम्बर, टिम्बर नहीं, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ऑफ प्लांट ओरिजिन। और क्या क्या इंक्लूड होता है इसमें? बैम्बू, बैम्बू भी इंक्लूड होता है, याद रखो। ब्रशवुड, स्टम्प्स, केन्स, टसर, कोकून, हनी वैक्स, लैक, तेंदू लीव्स या केंदू जिनको कहते हैं, केंदू लीव्स, मेडिसिनल प्लांट्स, हर्ब्स, रूट्स, टबर एंड द लाइक। तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स आपसे पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन से जो हैं वो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो कौन सा है? जो बैम्बू। कई बार इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है आपको कि बैम्बू इज़ नॉट अ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, बट इट इज़। ठीक है, तो अब याद रखो, स्टेटमेंट में भी दे सकते हैं आपको कि ऑल टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ऑफ प्लांट ओरिजिन आर कॉल्ड माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, सो इट विल बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट। सिर्फ नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है उसी को ही हम माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस मानते हैं। तो ये MSP फॉर MFP स्कीम क्या है? ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जिसको 2013 में स्टार्ट किया गया था। सेंट्रल सेक्टर स्कीम मतलब जो यूनियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसकी जो मशीनरी है वो इसको इम्प्लीमेंट करती है। इस स्कीम को स्टार्ट किया गया था सो दैट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है उसकी मार्केटिंग की जा सके। फ्रेमवर्क बनाने का इसमें ऑब्जेक्टिव है स्कीम में, सो दैट फेयर प्राइसेस जो हैं वो ट्राइबल गैदरर्स को मिल सकें। प्राइमरी प्रोसेसिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं उनको प्रोवाइड करवाई जा सके। फिर अब जो MSP होती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ऊपर, उसको कैसे डिक्लेयर किया जाता है? अब याद रखो, इसके ऊपर क्वेश्चन भी मैंने इवन बनाया है MCQs में, तो ये प्लीज़ आप याद रखना। MSP कैसे डिसाइड की जाती है कि पहले तो ट्राइफेड से पूछा जाता है और स्टेट से भी पूछा जाता है। तो अगर आपको स्टेटमेंट में सिर्फ ये स्टेटमेंट बोले कि ट्राइफेड जो है
उनके सजेशंस के ऊपर एमएसपी डिसाइड की जाती है, तो दैट स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं जो कि इम्प्लीमेंट कर रही हैं उनसे भी सजेशंस लिए जाते हैं कि एमएसपी कितनी होनी चाहिए। तो ट्राइफेड और स्टेट्स दोनों की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, जो दोनों इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं, इन दोनों के सजेशंस के बेसिस पर ही एमएसपी अनाउंस की जाती है। प्रोक्योरमेंट और मार्केटिंग कौन करता है? डेजिग्नेटेड स्टेट एजेंसीज। ट्राइफेड नहीं करता है, ये याद रखो। ट्राइफेड डज नॉट गेट इन्वॉल्व इन प्रोक्योरमेंट एंड मार्केटिंग ऑपरेशंस ऑफ एमएफपीज, ठीक है। तो अब प्रधानमंत्री वन धन योजना क्या है, जिसके अंदर रिटेल मार्केटिंग लेड वैल्यू एडिशन प्लान है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का, और इसमें एमएफपी बेस्ड जो है वो एक तरह से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए जाते हैं, जिसमें 300 मेंबर्स होते हैं ऑलमोस्ट, और ये कलेक्शन, वैल्यू एडिशन, पैकेजिंग और मार्केटिंग करते हैं माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की। और दीज ट्राइबल एंटरप्राइजेज जो है वो वन धन स्पेशल हेल्प ग्रुप्स, इनको हम वन धन स्पेशल हेल्प ग्रुप्स जो है बनाते हैं। इसमें क्या होता है कि 15 से 20 मेंबर्स होते हैं, और ऐसे 15 जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वो मिलकर एक जो है लार्जर ग्रुप बनाते हैं, जिनको हम वन धन विकास केंद्र कहते हैं, ठीक है। जिसको हमने अभी ऊपर डिस्कस किया कि ये वन धन विकास केंद्र जो बना रही है ना ये स्कीम, संकल्प से सिद्धि, ये यही सेटअप करना चाहती है स्कीम। तो ये प्रधानमंत्री वन धन योजना के अंदर जो ये वन धन विकास केंद्र है, इन्हीं को एस्टैब्लिश करने के लिए ऊपर वो ड्राइव चलाई जा रही है। ट्राइफेड जो है वो इनको सपोर्ट देगा वन धन विकास केंद्र को, सो दैट वो अपने वाइबल बिजनेस प्लान्स जो हैं वो बना सकें, प्रोसेसिंग प्लान्स, टेंटेटिव लिस्ट, इनको इक्विपमेंट कौन सी चाहिए, ये सारी चीज़ों में जो है वो ट्राइफेड उनको हेल्प करेगा। संकल्प से सिद्धि क्या चीज़ है? संकल्प से सिद्धि हमारा एक तरह से जो एक मूवमेंट चली है 2017 से 2022 तक की 5 साल की मूवमेंट जो है गवर्नमेंट ने चलाई है, जिसमें न्यू इंडिया मूवमेंट जिसको कहा गया है, 75th एनिवर्सरी ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट जो है उस टाइम पर इसको लॉन्च किया गया था। और 2022 में जब हमारे 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस होंगे, तब तक हम अपनी कंट्री को फ्री करना चाहते हैं फ्रॉम मैनी सोशल इविल्स सच एज पॉवर्टी, करप्शन, टेररिज्म, फिल्थ एंड अदर थिंग्स बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द पीपल। तो ये उसी के एक मूवमेंट के तहत ही ये ड्राइव चलाई जा रही है, सो दैट जो ये वन धन विकास केंद्र जो है इनके थ्रू जो है हम ट्राइबल कम्युनिटी को सपोर्ट दे सकें। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सेकेंड कोविड-19 वेव इन इंडिया। तो अभी जो है हम ये देख रहे हैं कि सेकेंड वेव आ रही है इंडिया में, और जो है अब कैसे पता लगा हमें कि सेकेंड वेव आ रही है? एक तो 7 डे एवरेज टेस्ट पॉजिटिविटी रेट जो है वो बढ़ गया है, और जो R0 जिसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन नंबर जो होता है R0, वो भी बढ़ता जा रहा है, अबव 1.5 पहुंच गया है, और ये स्टेडिली इंक्रीज हो रहा है ओवर द लास्ट 2-3 वीक्स। अब इसमें सवाल पूछने का जो है वो ये मोटिव है कि जब फेस्टिव सीज़न था, जब हमारे पीक आई थी मिड सितंबर में, उसके बाद जब फेस्टिव सीज़न आया तब हमारी सेकेंड वेव नहीं आई, विंटर थी तब भी हमारी सेकेंड वेव नहीं आई, रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट जबकि तब सारी हट चुकी थी, लार्ज गैदरिंग्स भी हो रही थी, और इवन जो हमारा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है जिसमें मास्क पहनना वगैरह, उसको भी ठीक से अधेरेंस नहीं की जा रही थी। तो अभी क्यों आई है ये सेकेंड वेव, पहले क्यों नहीं आई? तो इसके ऊपर है जो वो साइंटिस्ट या जो हेल्थ कम्युनिटी के जो लोग हैं वो इसके ऊपर क्वेश्चंस जो हैं वो देख रहे हैं कि क्या इसका रीज़न हो सकता है। तो रीजंस क्या दिए हैं हेल्थ मिनिस्ट्री जो हमारी गवर्नमेंट है, उन्होंने तो क्या बोला है कि जो लोगों के मैंने जो है उन्होंने कोविड-19 का जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जैसे जो मास्क वेयरिंग और सोशल डिस्टेंसिंग, इस चीज़ को फॉलो नहीं किया, उसकी वजह से जो है ये सेकेंड वेव अब आ पा रही है। और वो कह रहे हैं कि जो रोल ऑफ वेरिएंट्स, जो डबल म्यूटेंट जो वेरिएंट्स हैं या फिर जो यूके वेरिएंट है, साउथ अफ्रीका वेरिएंट है, इनका जो अभी रोल है उसको हम ठीक से एस्टैब्लिश नहीं कर पाए हैं। उसकी स्टडी के ऊपर हम अभी कुछ कह नहीं सकते कि क्या उसका उसी की वजह से हमारी सेकेंड वेव आई है या नहीं। इसके ऊपर अभी हेल्थ मिनिस्ट्री ने कोई डेटा जो है वो या फिर कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं किया है। लेकिन बहुत सी साइंटिफिक कम्युनिटी के मेंबर्स कह रहे हैं कि धीरे धीरे जो है, जब हमारी फर्स्ट वेव आई थी उसके बाद हमारी बहुत से लोगों में एंटीबॉडीज़ डेवलप हो गई थी, लेकिन अब उसको जैसे सितंबर के मिड के आसपास हमारी आई थी जो फर्स्ट वेव का पीक, उस टाइम पर लोगों में एंटीबॉडीज़ डेवलप हो चुकी थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे जो एंटीबॉडीज़ हैं वो वेन आउट हो रही हैं। तो उसके बाद क्या हो रहा है, अब ये केसेस जो है उनको री इन्फेक्ट हो रहे हैं, वो दोबारा उनमें केसेस आ रहे हैं। फिर कोविड-19 का जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर भी हमने फॉलो नहीं किया, क्योंकि जब हमारे कंट्री में केसेस बहुत कम होने लगे, 8-10 हज़ार 20 हज़ार से भी कम होने, जो 20 हज़ार या 10 हज़ार से भी कम जब हो गए केसेस, तो हमने लोगों ने सोचा कि अब तो कोविड जो है वो ख़त्म होने लग गया है, तो हमने कोविड जो 19 अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो था उसको फॉलो करना बंद कर दिया। फिर वैक्सीनेशन भी लोग नहीं करा रहे हैं। अब देखो कितनी एक स्ट्रेंज थिंग है कि इंडिया मेड वैक्सीन्स
कितनी सारी कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पर जा रही हैं और वहाँ के लोग जो है वैक्सीन लगवा रहे हैं, हमारी ही वैक्सीन, कोविशील्ड और कोवैक्सीन ही। लेकिन हमारे खुद के लोग ही सिर्फ व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स को पढ़ के या फिर बिना किसी साइंटिफिक जो एविडेंस को देखे, हम बिना मतलब के जो है वो कोविड की जो वैक्सीन है, ये वैक्सीन हेजिटेंसी कर रहे हैं, वैक्सीन लगवा नहीं रहे हैं। फिर सुपर स्प्रेडर इवेंट्स भी बहुत ज़्यादा कंडक्ट की गई हैं इंडिया में, जैसे कि मैरिज फंक्शंस या कुछ पॉलिटिकल रैलीज जो होती हैं वो भी बहुत कंडक्ट की जा रही हैं, और उसमें पुअर कंप्लायंस हो रहा है प्रिवेंटिव मेजर्स का, मतलब ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि प्रिवेंटिव मेजर्स जैसे पॉलिटिकल रैलीज होती हैं, ऑफ कोर्स जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो पहले कह देती हैं कि आप जितने भी जो लोग हैं उनको मास्क पहनना ज़रूरी है एंड ऑल दैट, बट उस इतनी भीड़ में कहाँ जो है वो नज़र रखी जा सकती है कि सबने मास्क पहना है या नहीं पहना है। तो ये जो है ये सारी सुपर स्प्रेडर इवेंट्स भी जो हैं वो कोविड की सेकेंड वेव को लेके आई हैं। फिर जो है एक बहुत ही स्ट्रेंज थिंग है कि मुंबई और पुणे, जहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा कोविड के केसेस देखे थे पहले फर्स्ट टाइम पर भी, वहाँ पर जब हमने सेरो सर्वे किया था तो हमने देखा था कि 50% पॉपुलेशन ऑलमोस्ट जो है उनको कोविड ऑलरेडी हो चुका था और उनमें एंटीबॉडीज़ डेवलप हो चुकी थी। तो अब अगर वहाँ दोबारा से सेकेंड वेव भी आ रही है तो इसका मतलब क्या हुआ है कि उनकी एंटीबॉडीज़ जो है वो अब ख़त्म हो चुकी हैं, दे आर रैपिडली वेनिंग, या फिर इतनी कम हो चुकी हैं कि वो कोई इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट द वायरस नहीं दे सकती। और उससे हमें पता लगता है कि या तो एंटीबॉडीज़ वेन हो रही हैं या फिर न्यू वेरिएंट जो हैं, जो यूके वेरिएंट, साउथ अफ्रीका वेरिएंट, ब्राज़ील वेरिएंट, या फिर हमारा जो इंडिजिनस वेरिएंट है, उसकी वजह से जो है लोग दोबारा से री इन्फेक्ट होना शुरू हो गए हैं और वहाँ पर जो केसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं। तो स्टडी करने की ज़रूरत है हमको कि इन जो वेरिएंट्स का क्या कुछ इफ़ेक्ट है हमारी सेकेंड वेव के ऊपर, और जो है कोविड, क्योंकि अब हमको क्यों ज़रूरत है ये वेरिएंट्स की स्टडी करना, क्योंकि अगर हम जो हमारी गवर्नमेंट जो कह रही है कि लोगों ने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है वो फॉलो नहीं किया, तो वो तो अराउंड दी कंट्री अक्रॉस स्टेट्स जो है वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो वो ठीक से नहीं फॉलो किया जा रहा, लेकिन जो केसेस आ रहे हैं वो मोस्टली कन्फाइंड टू फ्यू स्टेट्स हैं, जैसे महाराष्ट्र और पंजाब जो है, ऐसे रीजन्स में ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, जबकि जो कोविड-19 जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो बाकी पूरे एंटायर इंडिया में ही ठीक से फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो इसका मतलब देयर इज़ अ चांस कि कुछ वेरिएंट्स जो इस रीजन में है उसकी वजह से जो है वो केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से ज़्यादा जो है लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं। तो हमको ये वेरिएंट्स को स्टडी करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, हाउ एशियन डस्ट एनहेंसेस इंडियन समर मानसून। तो एक ये स्टडी की गई है कि जो डस्ट होती है उसका रोल क्या होता है इंडिया के मानसून के ऊपर, उसके ऊपर ये एक स्टडी की गई है। तो उसमें बोला है कि डस्ट के पास इनक्रेडिबल पावर है टू इन्फ्लुएंस मानसून्स, हरिकेन्स एंड इवन फर्टिलाइज रेन फॉरेस्ट। तो उसमें कहा गया है कि कैसे डस्ट जो है वो डेजर्ट से उठ के वेस्ट या सेंट्रल या ईस्ट एशिया के डेजर्ट से उठ के इंडियन समर मानसून को कैसे इफेक्ट करती है, उसको उसके ऊपर ये स्टडी की गई है। अब जो है वेस्ट एशिया से जो डस्ट उठ के इंडिया की तरफ मूव करती है, उससे क्या होता है कि वो सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है और जो है एटमॉस्फेयर उसकी वजह से जो है बहुत हॉट हो जाता है। जब वो बहुत हॉट हो जाता है एटमॉस्फेयर, उससे एयर प्रेशर जो है वो चेंज हो जाता है। मतलब जब किसी भी एरिया में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी तो वहाँ पर लो एयर प्रेशर जनरेट हो जाएगा। जब लो एयर प्रेशर जनरेट हो गया उससे विंड सर्कुलेशन पैटर्न्स चेंज हो जाएंगे। जब विंड सर्कुलेशन पैटर्न चेंज होंगे तो मॉइस्चर का ट्रांसपोर्ट होगा उस एरिया में और वहाँ पर जो है रेनफॉल और प्रेसिपिटेशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो बेसिकली जो डस्ट है उसका क्या रोल है हमारे इंडियन समर मानसून्स में, इसके ऊपर ये रिसर्च चल रही है। और उसमें कहा है कि वेस्ट एशिया से जो है एयर ट्रांसपोर्ट होती है, उसमें जो है बहुत ज़्यादा डस्ट आती है और उसकी वजह से जो है ये पूरा एक मैकेनिज़्म बन जाता है और हमारे इंडिया में जो है इंडिया की तरफ जो समर मानसून है वो ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगता है। फिर उन्होंने बोला है कि सिर्फ डस्ट जो वेस्ट एशिया से आती है उसी का ही रोल नहीं है, जो ईरानियन प्लेटू है हमारा, वो भी इन्फ्लुएंस करता है इंडियन समर मानसून को। कैसे करता है? जब ईरानियन प्लेटू है जो वो गर्म हो जाता है तो वो अपने ऊपर की जो हवा है उसकी एयर है उसको भी गर्म करने लगता है। फिर वहाँ पर लो प्रेशर जनरेट हो जाता है और जो साथ के उनके अरेबियन पेनिनसुला में जो है, जो वेस्ट एशिया में जो उनकी जो डस्ट है वो सारी जो है विंड्स वहाँ से ट्रैवल होके जो लो प्रेशर डेवलप हुआ है ईरानियन प्लेटू पे, वह उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है और वहाँ से जो है वो जो विंड्स हैं वो फिर इंडिया की तरफ मूव होती हैं और हमारे समर मानसून को जो है वो अफेक्ट करती है। तो क्या ये यूनिक है इंडियन मानसून में ही ये वाला डस्ट का जो रोल है? नो,
ये डेजर्ट्स जो है वेस्ट चाइना में, जैसे टकलामाकन डेजर्ट, गोबी डेजर्ट, ये भी जो है वो अपनी डस्ट को ट्रांसपोर्ट करते हैं ईस्टवर्ड साइज और ईस्टवर्ड चाइना की, ईस्टर्न चाइना की तरफ, और वो ईस्ट एशिया समर मानसून को अफेक्ट करते हैं। ऐसे ही साउथ वेस्ट यूनाइटेड स्टेट्स में भी कुछ ऐसे डेजर्ट्स हैं जो कि नॉर्थ अफ्रीकन मानसून को इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये एक यूनिवर्सल फिनोमिना है कि डस्ट का रोल जो है वो मानसून्स जो होते हैं, जितने भी जिस भी जगह पर मानसून आता है, ऑफ कोर्स इंडियन समर मानसून इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ मानसून, बट ये जो है डस्ट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जो है वो ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट जो है वो रिसेंटली, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है उसको रिसेंटली रिलीज़ किया, और इंडिया हैज़ परफॉर्म टेरिबली बैड इन दिस रिपोर्ट, और इंडिया ने एक तरह से 28 पोजीशंस लूज़ की हैं और 140th रैंक आया है 156 कंट्रीज़ में। तो देखते हैं कि ये ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है क्या। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो 4 पैरामीटर्स का यूज़ करके इस रिपोर्ट को बनाता है। अब उसमें पैरामीटर्स कौन से हैं? इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, सेकंड पार्ट है एजुकेशनल पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, थर्ड है हेल्थ एंड सर्वाइवल, और फोर्थ है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। तो इन चीज़ों के ऊपर जो है हर कंट्री को जो है जेंडर गैप को कम करना पड़ता है इन चारों पैरामीटर्स के ऊपर, तभी जो है वो कंट्री का जो रैंक है वो इम्प्रूव हो सकता है। तो आज तक कोई भी कंट्री जो है वो टोटली जो है वो इस जेंडर गैप्स को जो है वो क्लोज नहीं कर पाई है। जो सबसे बेस्ट भी जिसने परफॉर्म किया है वो है आइसलैंड, जिसने कि 89.2% जो है वो जेंडर गैप को क्लोज कर दिया है अपने इन चारों पैरामीटर्स के ऊपर। अब इंडिया के केस में हम देखते हैं कि फर्स्ट जो हमारा इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी है, उसके केस में इंडिया ने सिर्फ 3% जो है वो डिक्लाइन दिखाया है, मतलब 3% ही हमने अपना जो है वो क्लोज किया है अपने गैप को इन दिस कैटेगरी। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में भी ऑलमोस्ट 2% तक का ही हमने सिर्फ जो है गैप को क्लोज किया है ऑलमोस्ट। पहले मतलब जैसे स्लिप्ड इन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है पहले 24.8% पार्टिसिपेशन था, और वो अब होके 22.3% हो गया। तो मतलब ओनली 14.6, अब ये और कह रहे हैं कि 14.6% women ऑक्यूपाई सीनियर मैनेजरियल पोजीशंस, ओनली 8.9% व्हेन इट कम्स टू टॉप मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर एवरी 5 रुपीज़ दैट मैन अर्न इन इंडिया, women अर्न ओनली 1। तो मतलब ऑलमोस्ट 20% जो है वो उनकी अर्निंग्स, मतलब 22.3% दिखा रहे हैं, तो उनकी जो अर्निंग्स हैं वो कम होती जा रही हैं इंडिया में। तो ये एक तरह से बहुत ज़्यादा हमारे लिए वरिंग सिचुएशन है, जिसमें कि हम जो हमारा जेंडर गैप जो है वो बढ़ता जा रहा है। ऐसे ही हेल्थ सर्वाइवल इंडेक्स में भी इंडिया का जो है, हमने जो सर्वाइवल इंडेक्स है वो इंडिया का जेंडर गैप जो है वो 93.7% है। ठीक है, तो ये देखने में तो लग रहा होगा आपको कि बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है कि इंडिया में जो है 93.7% सर्वाइवल रेट आ रहा है। लेकिन अब आप इसको दूसरी तरफ से सोचो तो ये देखने को मिलेगा कि वेमेन जो है उनके पास एक वेमेन के पास 6.3% लेस चांस ऑफ सर्वाइविंग है या फिर गेटिंग हेल्थ केयर है एज अपोज टू अ मैन। ठीक है, तो ये हमारे लिए ये भी एक जेंडर गैप का एक साइन है। सो दिस इज़ ऑल्सो नॉट अ गुड न्यूज़ फॉर अस। एक पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में भी इंडिया जो है वो पहले 23.1% था, जो कि खुद वैसे भी बहुत पुअर था, लेकिन अब वो कम होके और ज़्यादा नीचे चला गया है। 9.5% सिर्फ 9.1% जो है वो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट आ गया है। तो दिस इज़ वेरी शेमफुल फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया, जहाँ पर डेमोक्रेसी है और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, वो जो है विमेन को इलेक्शंस में फील्ड नहीं करवाना चाहती हैं, और वो उनको इनफ चांस नहीं दे रही हैं पावर में या फिर पॉलिटिक्स में आने के लिए। अब इंडिया की परफॉर्मेंस एज़ कम्पेयर टू इट्स पेयर्स कैसी रही है कि पूरा जो हमारा रीजन है उसमें इंडिया जो है वो सबसे बैड परफॉर्म किया है उसने, एक्सेप्ट पाकिस्तान। बाकी सबका आप रैंक देखो, बांग्लादेश का 65 रैंक है, नेपाल का 106 रैंक है, भूटान का 130 रैंक है, और श्रीलंका का 116 रैंक है। पाकिस्तान का तो वर्स्ट ही है ऑफ कोर्स, 153 है, और अफगानिस्तान का जो है वो लोएस्ट रैंक है 156। इंडिया जो है वो ओवरऑल जेंडर क्लोजिंग गैप जो है लास्ट ईयर उसका 862.5% था, और इस हिसाब से अगर इंडिया को 100% पर पहुंचना है प्रॉपरली, मतलब रिमूव करना है सारे जेंडर गैप्स, तो इंडिया को 265 साल लग जाएंगे इस गैप को ख़त्म करने में, अगर इसी पेस पर हम चलते रहे तो। इंडिया का जो रैंक है वो 98th पोजीशन पे था 2006 में,
और जब सबसे पहली बार ये रैंकिंग स्टार्ट की गई थी, लास्ट ईयर इंडिया का 112th रैंक था और इस बार इंडिया का रैंक 140 आया। तो इट हैज़ फॉलन बाय 28 पोजीशंस। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है न्यू पुलिस एंड क्राइम बिल। तो यूके की गवर्नमेंट जो है एक न्यू लेजिस्लेशन लेके आई है जिसका नाम है पुलिस क्राइम एंड सेंटेंसिंग एंड कोर्ट्स बिल 2021। उसको लेकर वहाँ पर लोग जो है वो बहुत सारे लोग जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब ये बिल को पास क्यों किया गया है? क्योंकि अभी तक जो प्रोटेस्ट होते थे, पब्लिक प्रोटेस्ट, उसको पब्लिक ऑर्डर लेजिस्लेशन जिसका नाम था पब्लिक ऑर्डर एक्ट 1986, उसके थ्रू जो मैनेज किया जाता था। लेकिन वहाँ की पुलिस जो है उन्होंने कहा कि जो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ प्रोटेस्ट है उनको हैंडल करने के लिए जो हमारा एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन है वो इनफ नहीं है, इसलिए हमको न्यू लेजिस्लेशन की ज़रूरत है। तो कमिश्नर ऑफ मेट्रोपॉलिटन पुलिस सर्विसेज के जो है रिकमेंडेशन पे जो गवर्नमेंट है वो ये बिल लेके आई और उसको जो है पार्लियामेंट में पास करने का उन्होंने कोशिश किया। अब इसका मोटिव क्या है? सो दैट कि पुलिस जो है वो सेफली और इफ़ेक्टिवली मैनेज कर सके जो कि हाईली डिसरप्टिव प्रोटेस्ट है जो आजकल चल रहे हैं। जैसा अब ये कहाँ से मोटिवेशन मिली उनको ये बिल लाने के लिए? क्योंकि उन्होंने एक एक्सटिंक्शन रिबेलियन देखा 2019 में, जिसमें लंदन की पुलिस को ऑलमोस्ट 16 मिलियन पाउंड्स का नुकसान हुआ, जबकि वो नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था। अब सोचो, ये आप इसको इंडिया में एक पैरेलल देख सकते हो। अभी कुछ रीसेंट मूवमेंट्स चल रही हैं जो कि नॉन वायलेंट हैं और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स हैं, उसका भी क्या रोल है? और ये सेम सिमिलर मूवमेंट्स, एक्सटिंक्शन रिबेलियन भी वैसे ही एक मूवमेंट थी कि नॉन वायलेंट थी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी, लेकिन ऐसी फॉर्म्स ऑफ प्रोटेस्ट को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट के पास या पुलिस के पास कुछ अच्छी स्ट्रेटजीज हैं या नहीं है, ये देखना भी इम्पॉर्टेंट है। और कैसे पुलिस इसको हैंडल कर सकती है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डील विद, एंड हाउ इट एंड वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डील विद इट, ये सब जो है हमको भी सोचना ज़रूरी है। अब उस टाइम पर क्या हुआ था कि वहाँ पे जो प्रोटेस्टर्स थे कुछ, उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज में जो है जो है लॉन को डिग आउट कर दिया था और एक एप्पल ट्री को छोड़ दिया था जो कि इंस्पायर्ड बाय था सर आइजैक न्यूटन से, ठीक है। तो जो है ग्रुप जो है वो एक्सटिंक्शन रिबेलियन का जो एक ग्रुप था, ये किस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट कर रहा था? क्योंकि कॉलेज का एक रोल, वो कहते थे कि जो कॉलेज है उनका जो रोल है इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचर, तो उस चीज़ के अगेंस्ट वो वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, इसलिए उन्होंने पूरे पूरे लॉन को एक तरह से डिग आउट कर दिया था। तो ये न्यू फॉर्म्स ऑफ जो है प्रोटेस्ट, इनको हैंडल करने के लिए बिल लाया गया है। अब ये बिल में प्रोविजंस क्या हैं? अब इसमें वाइड कर रहे हैं वो कंडीशंस को कि किन किन कंडीशंस पे जो है वो पुलिस जो है वो एक्शन ले सकती है। अब पुलिस जो है वो कंडीशंस इम्पोज कर सकती है कि कब स्टार्ट होगा प्रोटेस्ट और कब फिनिश किया जाएगा उस प्रोटेस्ट को, और कितनी मैक्सिमम नॉइज़ लेवल जो है वो इन प्रोटेस्ट में अलाउ की जाएगी। और ये बिल जो है वो ब्रॉडन कर रहा है रेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस इन विच पुलिस कैन इम्पोज कंडीशंस, कि ये जो कंडीशंस है वो कब कब जो है वो पुलिस इम्पोज कर पाएगी। अब जैसे कि उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं कि जैसे अगर वो सिंगल पर्सन प्रोटेस्ट है, अगर एक इंडिविजुअल ही प्रोटेस्ट कर रहा है तो उसमें भी जो है पुलिस के पास कुछ पावर्स होंगी कि वो कि कुछ कंडीशंस इम्पोज कर सकती है। या फिर अगर उस प्रोटेस्ट में बहुत ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट हो रही है जिससे कि आसपास के लोगों को या आसपास की कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को नॉर्मल फंक्शन करने में जो है वो तकलीफ हो रही है, तो उस केस में भी जो है वो पुलिस जो है वो कंडीशंस इम्पोज कर सकती है। अब बिल जो है वो स्टैट्यूटरी राइट्स भी दे रहा है और स्टैट्यूटरीली भी बता रहा है कि क्या क्या जो है वो केस, किन कौन कौन से केसेस में जो है वो पुलिस का जो है के पास एक्शन लेने की जो है पावर्स आ जाएंगी। अब वो कैसे कैसे जो है वो सिचुएशंस होंगी, जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा नॉइज़ या फिर स्मेल जो है वो कोई प्रोड्यूस की जा रही है, या कोई ऑफेंसिव या डेंजरस बिहेवियर किया जा रहा है पब्लिक में, जैसे कि ब्रिज से अगर लटका जा रहा है, हैंगिंग की जा रही है, तो इन केसेस में जो है पुलिस जो है वो एक्शन ले सकती है या कंडीशंस लगा सकती है। अब जो क्रिटिक्स हैं बिल के, वो क्या कह रहे हैं कि पुलिस जो है उनके पास बहुत ज़्यादा राइट्स आ जाएंगे मॉनिटर करने के लिए और प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। फिर एक फेयर ट्रायल्स नाम से एक क्रिमिनल जस्टिस वॉचडॉग है, वो कह रहा है कि पब्लिक का कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में अगर आप ऐसे बिल्स लेके आओगे, और जो है जिससे कि हमारी इक्वालिटी अंडरमाइन हो रही है और राइट टू अ फेयर ट्रायल जो है वो कम मतलब वायलेट हो रहा है, क्योंकि पुलिस को ज़्यादा राइट्स मिल रहे हैं इसमें, वो कंडीशंस डिसाइड कर रही है कि कैसे आप प्रोटेस्ट कर सकते हो और कितना आप प्रोटेस्ट कर सकते हो। तो लोगों का उस पर से विश्वास उठना शुरू हो सकता है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के ऊपर से। फिर जो वहाँ की ऑपोजिशन है लेबर पार्टी, वो भी कह रही है कि
पुलिस को इसमें बहुत ज़्यादा राइट्स दिए गए हैं सीरियस, अब जैसे जो है अगर कोई पर्सन जो है वो सीरियस अनोयंस या फिर सीरियस इनकन्वीनियंस जो है वो उस कैटेगरी में उसको अरेस्ट किया जाता है तो उसको 10 साल तक की जेल हो सकती है। तो जो लेबर पार्टी है वो कह रही है कि पुलिस के पास बहुत ज़्यादा पावर्स आ जाएंगी और उसकी वजह से जो है वहाँ पर लोगों के ऊपर ये आर्बिट्रेरी एक्शन हो सकता है। तो ये अब जो वहाँ के जो होम सेक्रेटरी, जो वहाँ पर होम मिनिस्टर होते हैं, उनको होम सेक्रेटरी कहते हैं, वो बहुत रश में इस बिल को पास कराना चाहती हैं इंस्टेड ऑफ स्क्रूटनाइजिंग इट। तो इसलिए भी जो है वहाँ की जो लेबर पार्टी, जो अपोजिशन पार्टी है, वो इस बिल के अगेंस्ट जा रही है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बैन ऑन टीचिंग योगा। तो यूएस में एक स्टेट है एलाबामा, वहाँ पर जो है एक बिल लाया जा रहा था जिससे कि जो एग्जिस्टिंग बैन है योगा को टीच करने में पब्लिक स्कूल्स में, उसको हटाने का प्रोविज़न था और योगा को कैसे किसी को सिखाने का प्रोविज़न था कि कैसे जो है स्कूल्स में योगा सिखाई जा सकती है। लेकिन उस बिल को, इवन वो बिल वहाँ के लेजिस्लेचर में पास हो गया, लेकिन कंजर्वेटिव कुछ क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस थी, उनके कहने पर उस बिल को वहाँ पर नोटिफाई नहीं किया जा रहा है। तो योगा जो है बेसिकली इसका बैकग्राउंड क्या है कि वहाँ के स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 1993 में योगा को बैन कर दिया था और कहा था कि जो है इससे हिंदुइज्म प्रमोट हो सकता है स्कूल्स में, तो इसलिए इसको आप नहीं चलाना चाहिए इसको। तो उस बैन को रिवर्स करने के लिए एक बिल लाया जा रहा था, बट उस बिल को अब रोक लिया गया बिकॉज वहाँ पर जो है कुछ कंजर्वेटिव ऑर्गेनाइजेशन, जो क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो इस बिल के अगेंस्ट आ गई हैं और वो कह रहे हैं कि बैन को लगे रहने देना चाहिए। अब वहाँ पर कुछ क्रिश्चियन कंजर्वेटिव्स और रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द फाउंडेशन कॉल्ड मॉरल लॉ, वो उन्होंने बोला है कि अगर आप योगा करने दोगे तो उससे जो है फॉलोअर्स ऑफ हिंदुइज्म बढ़ेंगे। पब्लिक स्कूल्स में अगर आप योगा सिखाओगे तो उससे क्या होगा कि हिंदुइज्म प्रमोट होना शुरू हो जाएगा और जो है फॉलोअर्स जो हैं वो हिंदुइज्म के बढ़ने लगेंगे। तो लेट द बैन स्टे इन ऑन योगा, ऑन प्रैक्टिस ऑफ योगा इन पब्लिक स्कूल्स। तो अब फैक्ट्स वहाँ पर कुछ और कहते हैं। एक प्यू रिसर्च सेंटर है, आपको पता होगा कि बहुत सर्वेज कंडक्ट करते हैं, तो उन्होंने बोला है कि अ सब्सटेंशियल शेयर ऑफ अमेरिकन जो है ऑल रिलीजियस ग्रुप्स के ऑलमोस्ट, वो ऑलरेडी जो है योगा या फिर मेडिटेशन वो करते हैं। तो 2014 की एक स्टडी है, उसके बेसिस पे कहा जा रहा है कि 33% ऑफ हिंदू यूएस जो है, जो यूएस के हिंदूज़ हैं, वो योगा या फिर मेडिटेशन को कंडक्ट जो है वो प्रैक्टिस करते हैं। 40% जो है वो कैथोलिक क्रिश्चियंस करते हैं और 49% ऑफ एवेंजलिकल प्रोटेस्टेंट्स जो है वो मेडिटेट करते हैं वंस अ वीक और इवन मोर। तो ये आप देखो कि इवन हिंदूज से भी ज़्यादा जो है वो क्रिश्चियन जो है वहाँ पर मेडिटेट करते हैं। तो ये इवन कुछ केसेस में, जैसे मॉर्मोन्स एंड जेहोवास जो है वो एक क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन है, वो खुद ही अपने लोगों को मेडिटेट करने के लिए एनकरेज करती हैं। तो दिस आर्ग्यूमेंट कि जो है मेडिटेशन से या फिर योगा से जो है वो हिंदुइज्म प्रमोट होगा, इट फॉल्स फ्लैट व्हेन यू आर एनकरेजिंग योर ओन पीपल टू फॉलो योगा और मेडिटेशन इन योर ओन चर्चेज। ठीक है। अब यूएस सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन भी कह रहा है कि यूज़ ऑफ योगा जो है अमंग यूएस एडल्ट जो कि 18 से 44 साल की एज के हैं, वो मोर देन ट्वाइस है एज़ कम्पेयर टू 65 ईयर्स और ओल्डर के जो 65 ईयर्स से ऊपर के जो लोग हैं, जितने वो लोग योगा को प्रैक्टिस करते हैं, उससे डबल जो है वो यूएस के एडल्ट जो कि 18 टू 44 एज के हैं, वो उससे डबल अमाउंट जो है वो योगा प्रैक्टिस करते हैं। अब जो पैसेज ऑफ द बिल है उसके बारे में देख लेते हैं कि 73 जो है वोट मिली थी इस बिल को पास होने के लिए, मतलब 25 जो अगेंस्ट वोट थी और 73 फेवर में वोट थी इस बिल के। और उन्होंने उसमें कहा था कि जो लोकल बोर्ड्स हैं ऑफ एजुकेशन है वो योगा ऑफर कर सकते हैं स्टूडेंट्स को फ्रॉम किंडरगार्टन टू 12th ग्रेड और 5 से 18 साल के बच्चों को मतलब योगा सिखाने का इसमें प्रोविज़न था। और इस बिल से क्या होना था चेंज, अब ये बिल जो है इसमें कहा था कि इलेक्टिव एक्टिविटी होगी। इलेक्टिव एक्टिविटी मतलब ऑप्शनल होगा योगा सिखाना, और हर लोकल बोर्ड ऑफ एजुकेशन जो है वो उनको डिस्क्रिशन दिया गया था कि वो कितनी ड्यूरेशन का और कितनी फ्रीक्वेंसी ऑफ पीरियड्स का जो है वो इंस्ट्रक्शन रखना चाहते हैं योगा की। इंस्ट्रक्शन ऑफ योगा जो थी उसको लिमिट किया गया था कि सिर्फ पोजेज करने हैं, उसमें एक्सरसाइज करनी है और स्ट्रेचिंग टेक्निक्स सिखानी है। उसमें स्पेसिफिकली मेंशन किया गया था कि जितनी ये एक्सरसाइज की जाएंगी उनको सिर्फ इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव नेम्स होने चाहिए। अब आपको पता है
कि योगा के डिफरेंट डिफरेंट जो नेम्स हैं वो संस्कृत नेम्स होते हैं, लेकिन उसमें कहा गया था कि नहीं, आपको संस्कृत नेम्स नहीं यूज़ कर सकते, आप इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव नेम्स ही इसको यूज़ करोगे। चैंटिंग, मंत्रास, मुद्रास, इन सबको तो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किया गया था। इवन नमस्ते ग्रीटिंग्स तक को भी इस बिल में स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किया गया है। तो एक तरह से ये सारा उनके जो कंजर्वेटिव क्रिश्चियंस हैं उनके भी जो है सेंटिमेंट्स को इसमें ध्यान रखा गया है। अब योगा को बैन क्यों किया गया था स्कूल्स में? बिकॉज वहाँ पर कहा जा रहा था कि योगा जो है उसके रूट्स जो हैं वो हिंदुज़म से आते हैं, तो हिंदुज़म को प्रमोट करने की ये टेक्निक ना बन जाए, इसलिए जो है योगा को वहाँ के जो क्रिश्चियन मिशनरीज़ हैं या क्रिश्चियन जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कह रही थी कि योगा प्रमोट नहीं होनी चाहिए। योगा तक की डेफिनेशन तक भी जो है वो इस बिल में डिफाइन की गई है कि एक हिंदू फिलॉसफी है और मेथड ऑफ रिलीजियस ट्रेनिंग है योगा, जो कि ईस्टर्न मेडिटेशन और कंटेम्पलेशन को ज्वाइन करती है विद फिजिकल एक्सरसाइजेस, सो दैट डेवलपमेंट हो सके बॉडी, माइंड और स्पिरिट की। तो ये उसकी डेफिनेशन तक भी दे रहे हैं इसमें। अब ये देखो कि यूएस जो है वहाँ पर फर्स्ट अमेंडमेंट जो उनकी कॉन्स्टिट्यूशन की थी उसमें यूएस जो है वो एक नेगेटिवली सेक्युलर स्टेट है, जिसका मतलब क्या हुआ कि यूएस जो स्टेट है वो अपने लोगों के रिलीजियस जो उनकी जो सेंटिमेंट्स हैं उसमें बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं कर सकती, और जो रिलीजियस सेक्शंस हैं उनका जो रोल है उसका वो बिल्कुल डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू यूएस स्टेट। तो मतलब यूएस स्टेट एक डिफरेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है और जो रिलीजियस जो कम्युनिटीज़ हैं वो एक बिल्कुल डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों एक दूसरे के अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकती। लेकिन ये जब यूएस की जो जो ये बिल है तो मतलब स्टेट इंटरफेयर कर रही है एक तरह से कि वो हिंदुज़म को प्रमोट नहीं होने दे रही या फिर बेसिकली योगा को प्रमोट नहीं होने दे रही, और जो रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं जो कि क्रिश्चियन मिशनरीज हैं एंड ऑल दैट, दे आर इंटरफेयरिंग विद हाउ द स्टेट शुड परफॉर्म। ठीक है, तो ये उनकी खुद की ही फर्स्ट अमेंडमेंट जो है उसकी वायलेशन है। और ये आप देखो कि इंडिया को बहुत ज़्यादा ये कहते हैं कि रिलीजियस कम्युनिटीज़ के ऊपर ये हो रहा है, रिलीजियस जो है फ्रीडम नहीं है, लेकिन अब वो खुद अपनी स्टेट जो है ऑफ एलाबामा, अपने यूएस खुद ही नहीं देख रहा है कि हाउ इट इज़ क्लैम्पिंग डाउन ऑन रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ देयर ओन पीपल। तो दूसरों को सुनाने से पहले अपने खुद के घर में देखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और यूएस को ये खुद समझना चाहिए कि दूसरों की बारे में दूसरों की कंट्री में रिलीजियस अफेयर्स कैसे मैनेज हो रहे हैं उसके ऊपर कमेंट करने से पहले अपने खुद के स्टेट को देखना इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर देम। पहले खुद को देखो, बाद में दूसरों पे कमेंट करो। दिस शुड बी अ लेसन फॉर यूएस। ठीक है, तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे, इसके ऊपर आप एमसीक्यूज कर लेना। वील मीट नेक्स्ट टाइम विद न्यू टॉपिक्स। अंटिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।